ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 8:30। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और चुनाव देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो। इसमें शिरकत करेंगे बड़े बड़े नेता, लेकिन इन नेताओं को लोकसभा तक ले जाएंगे आप और हम। इस बार चुनावी अखाड़ा हमेशा की तरह गरमाया है। कोई कहता है हमने आपको शिक्षा और अनाज दिया, तो कोई कहता है हम महंगाई मुक्त देश का सपना साकार करेंगे। आज इन तमाम दावों को परख कर सही शख्स को चुनने का वक्त आ गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण के कुछ इलाकों में महाराष्ट्र के 19 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। आज हम बात करें अपने अतिथि थे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 5 सीटों पर कई दिग्गज अपनी किस्मत दांव पर लगा रखे हैं उन्होंने, और महायुति हो या आघाड़ी, करीब करीब सारे ही कद्दावर नेताओं के भविष्य का आज फैसले का दिन है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, जिसकी 5 सीटें दांव पर लगी हैं। इन 5 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड और लातूर, ये वो 5 सीट है जिस पर कब्जे के लिए महायुति और आघाड़ी आपस में एक बार फिर आमने सामने है। इस बार दोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। मराठवाड़ा की इन 5 सीटों में से सबसे पहले हम बात करेंगे बीड की, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे। बीड शुरू से ही एनसीपी कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां से एनसीपी ने 5 बार बाजी मारी है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने एनसीपी के इस किले को ध्वस्त करते हुए बाजी मार ली। इस बार मुंडे का सीधा मुकाबला एनसीपी के सुरेश धस और आम आदमी पार्टी के नंदू माधव से है। अब बात नांदेड़ की, जहां से कांग्रेस ने इस बार उतारा है अशोक चौहान को, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के डीवी पाटिल से है। ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है, जहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र सिंह ग्रंथी ताल ठोक रहे हैं। अब रुख करते हैं हिंगोली का, जो मराठवाड़ा का एक और प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से शिवसेना ने वर्तमान सांसद सुभाष वानखेड़े को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के राजीव सातव से है। वहीं परभणी में सीधा मुकाबला शिवसेना के संजय जाधव और एनसीपी के विजय भांबले के बीच है। ये सीट पिछली बार भी शिवसेना के पास ही थी। बात लातूर की करें तो इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने दत्तात्रेय बनसोड़े को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने सुनील गायकवाड़ को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपरत्न निलगेंकर चुनाव लड़ रहे हैं। मराठवाड़ा की 5 सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन विजय पताका किसके गले में पड़ेगी, ये तो आने वाली 16 मई के ही दिन पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। लोकतंत्र का, जिसे हमने कहा कि ये एक रियलिटी शो है और लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, जिसका चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में 19 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मराठवाड़ा, कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र के कई चुनावी क्षेत्र शामिल हैं, और कई दिग्गजों का फैसला आज चुनावी बक्से में बंद हो जाएगा। नतीजे 16 को आएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से चुनावी समीकरण बने, बात उन्हीं चुनावी समीकरणों की। और बात हमारे साथ करेंगे विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्र से विधायक कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा हेगड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, चूंकि चुनाव है और चुनाव में नेताओं से, जिस दल के नेता से बात की जाए वो अपनी जीत का दावा करेगा, लेकिन चूंकि आपकी सलाहियत पर हमें पूरा यकीन है, हम चाहेंगे कि एक निष्पक्ष राय अगर आप देना चाहें, पहले बताएं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आज जो चुनाव होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जो हमारे कद्दावर नेता जो है अशोक राव जी चौहान हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रिया जी सुले हो, हमारे राजीव जी सातव हो, विश्वजीत जी कदम हो,
और बहुत सारे सुरेश दत्त जो हमारे मंत्री है इस गवर्नमेंट में, वो लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कैंडिडेट्स है वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। इसके पीछे के बहुमत से जीतने का दावा सभी दल अगर करते हैं तो उनके पास अपने कोई ठोस कारण होते हैं, ठोस वजह होती है बताने की कि हम इस वजह से बहुमत में आएंगे, या हमारा ये प्रत्याशी या वो प्रत्याशी इस वजह से जीत रहा है। तो वो ठोस वजह कुछ आपके पास है बताने की? क्योंकि नतीजे जिस तरह से लोगों के सर्वे आ रहे हैं, लोगों की बातों में जाया जाए तो कुछ और ही फिजा बनती दिखाई देती है। ऐसे में कहाँ पाते हैं आप अपनी पार्टी को और अपने उम्मीदवारों को? जी, आप जानते हैं कि 2 टर्म से यूपीए सरकार केंद्र में चल रही है, श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और सोनिया जी के नेतृत्व में। राहुल जी हमारे उपाध्यक्ष है। और जो यूपीए सरकार ने काम किया है, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये में जवार, गेहूं और चावल मिल रहा है, जो 12 सिलेंडर सब्सिडी का दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो सर्व शिक्षण अभियान में बच्चे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, अनगिनत जो ऐसे स्कीम महिलाओं के लिए, जो बच्चों के विकास के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। और ये सब जो उपलब्धियां हैं यूपीए सरकार की, वो हम एक बाजू में देखें, और दूसरी बाजू में हम अगर ये देखें कि जो मोदी जी का प्रचार है, नरेंद्र मोदी जी का, आज बीजेपी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया है। शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ गई है, मन से शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ गई है। और महाराष्ट्र में आप अगर देखने जाए तो उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन लगता नहीं है, हालांकि वो महायुति खुद को कहते हैं। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमको पता नहीं कि मनसे कौन है, वो क्यों हमारे से समर्थन मांग रही है। और उसके बाद उनके ही नेता गोपीनाथ जी मुंडे 6-7 बार फ़ोन कर कर समर्थन मांग रहे। तो जिनके अंदर ही कोई एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अलायंस इस महाराष्ट्र राज्य में आएगा, ना उनके कैंडिडेट जीतेंगे। महाराष्ट्र में जो काम हुआ है, किसानों को 71,000 करोड़ का जो हम अगर पूरे अपने पार्टी के समीकरणों में जाएं, आपके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बीच के गठबंधन की बात करें, दूसरी तरफ उससे भी पुराना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का है। अघोषित रूप से शिवसेना के सामने भले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट्स हों, लेकिन अघोषित रूप से उन्होंने कह रखा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मनसे की भी भूमिका होगी। राजू शेट्टी वगैरह भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि दूसरा एनडीए के घटक दलों में ज़्यादा दल भी शामिल हो गए हैं, और कहीं न कहीं कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बीच की जो दूरियां या उनके दिए गए कुछ ऐसे काम जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है? एक तो मुझे लगता है कि एनडीए में ज़्यादा घटक दल नहीं है। अगर आप बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना पकड़े, अगर उनकी जो अलायंस है, इसके अलावा चौथा पार्टनर एनडीए में नहीं है, तो सिर्फ 3 पार्टनर लेकर हम देश के ऊपर राज नहीं कर सकते। अलायंस बांधने के लिए एक एफर्ट लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगर एक जो सेक्युलर इंडिया चाहता है वो मोदी को अपना प्रधानमंत्री कर ऐसा अपना ही नहीं सकता। क्योंकि जो गुजरात में राइट्स हुए हैं, जो अलग जगह पे राइट्स हुए हैं, और जो बीजेपी का जो एजेंडा है, आप देख रहे हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो उन्होंने अत्याचार किया है। जब आएंगे इस विषय पर, आपके पास आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नाजुक मसला है जिस पर बात होनी चाहिए थी, बात हो भी रही है। लेकिन चुनाव जब शुरू हुआ था तो मुद्दे कुछ और थे। चुनावी जिस तरह से चुनाव की तरफ हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मुद्दे कुछ और भी होते जा रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों के दौर शुरू हुए हैं। ऐसे में मतदाता किस तरह से भ्रमित है, या मतदाता ने कुछ और तय कर रखा है, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा को जारी रखेंगे। एक अगले बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की बात, उसी के साथ साथ अब पश्चिम महाराष्ट्र का रुख करते हैं। एक और मराठवाड़ा में आज चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में भी आघाड़ी और युति आमने सामने है, और सुशील कुमार शिंदे, विश्वजीत कदम, सुप्रिया सुले, दिलीप गांधी और राजू शेट्टी जैसे दिग्गज नेताओं का भविष्य भी आज मतदाता तय करेंगे।
बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की, यहाँ पर कुल 12 सीटों पर आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है आम आदमी पार्टी और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रत्याशियों से। पश्चिम महाराष्ट्र की जिन 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें मावल, पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, हातकणंगले, सोलापुर और उस्मानाबाद शामिल है, जहां से इस बार चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। सबसे वीआईपी सीट तो सोलापुर की मानी जा रही है, जहां से देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भी उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से शरद बंसोड़े चुनाव मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ललित बाबर ने पर्चा दाखिल कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब बात करें मावल की, तो यहाँ पर मुकाबला सीधे तौर पर 4 पार्टियों के बीच है। वर्तमान में ये सीट शिवसेना के पास है। इस बार शिवसेना ने श्रृंग बारणे, एनसीपी ने राहुल नार्वेकर, शेतकरी कामगार पार्टी ने लक्ष्मण जगताप और आम आदमी पार्टी ने मारुति भापकर को चुनाव मैदान में उतारा है। बात पुणे की, जहां से पिछली बार सुरेश कलमाडी ने कांग्रेस को विजय की माला पहनाई थी, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम सामने आने के बाद इस बार कांग्रेस ने उनका पत्ता काटकर राज्य के वन मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम को टिकट दिया है, जिनके सामने बीजेपी के अनिल शिरोले, मनसे के दीपक पाईगुड़े और आपके सुभाष वारे कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बात की जाए पश्चिम महाराष्ट्र की सीट बारामती की, तो यहाँ से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। इस सीट से वर्तमान में सुप्रिया सुले ही सिटिंग सांसद हैं। इस बार उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के महादेव जानकर और आम आदमी पार्टी के सुरेश खोपड़े। सातारा की सीट एनसीपी के पास है। यहाँ से इस बार भी एनसीपी ने शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को मैदान में उतारा है, जहाँ उन्हें टक्कर दे रहे हैं आरपीआई के संभाजी सकपाल। जबकि शिरूर सीट शिवसेना के पास है। यहाँ से इस बार भी शिवसेना ने शिवाजीराव आढळराव पाटिल को टिकट दिया है। उनके सामने मैदान में एनसीपी के देवदत्त निकम और मनसे के अशोक खंडेभराड़ मैदान में है। अहमदनगर की सीट पर पहले कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन वर्तमान से इस सीट से बीजेपी के दिलीप गांधी सिटिंग सांसद हैं। इस बार उनका सीधा मुकाबला एनसीपी के राजीव राजड़े और आम आदमी पार्टी के दीपाली सैयद से है। शिरडी की सीट पर शिवसेना के सदाशिव लोखंडे, कांग्रेस के भाऊ साहेब वाकचौरे और आपके नितिन उडमाले मैदान में हैं। इस सीट पर वर्तमान में शिवसेना का कब्जा है। नजर डालें सांगली सीट पर, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। यहाँ से कांग्रेस के वर्तमान सांसद प्रतीक पाटिल, बीजेपी के संजय काका पाटिल और आपके समीना खान आमने सामने हैं। कोल्हापुर सीट पर सीधा मुकाबला एनसीपी के धनंजय महाडिक और शिवसेना के संजय मंडलिक के बीच है। पिछले चुनाव में ये सीट एनसीपी के खाते में आई थी। इस बार हातकणंगले की सीट पर सभी पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ पर इस बार स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी और एनसीपी के कल्लप्पा आवाड़े के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। राजू शेट्टी वर्तमान में यहाँ सांसद हैं। वहीं उस्मानाबाद की सीट पर पिछले चुनाव के एनसीपी और बीजेपी के उम्मीदवार एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार भी एनसीपी ने यहाँ वर्तमान सांसद डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल को टिकट दिया है, तो शिवसेना ने फिर से रवि गायकवाड़ को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में दोनों के बीच बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला तय हुआ था, लेकिन इस बार कौन जीतेगा और किसके हाथ लगेगी पराजय, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनाव नतीजों को जरूर प्रभावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। जीत और हार की रणभेरी बज चुकी है और नतीजे क्या आएंगे, नतीजों पर लोगों की नजर होगी। हालांकि ये गैप काफी लंबा है नतीजे आने का, लेकिन चुनाव बड़ा रोचक होता जा रहा है। हाँ, चर्चा पे जाने से पहले इस खबर को पश्चिम महाराष्ट्र की सीट दर सीट हम जिस तरह से बात बता रहे थे आपको, उस चर्चा पर हम जब चर्चा कर रहे थे कृष्णा हेगड़े साहब से, तब बात उन्होंने गुजरात जैसे विषय पे की थी और कुछ ऐसी माइनॉरिटीज़ के विषय पर बात करना चाह रहे थे। हेगड़े साहब, जब चुनाव शुरू हुए थे, जब चुनाव की बयार शुरू हुई थी, तो चुनाव के मुद्दे थे विकास, कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप, केजरीवाल के आंदोलन, केजरीवाल का दिल्ली में संगठन सरकार बनाना, सरकार छोड़ना, कई मुद्दे इस तरह के थे जिसमें कुछ मुद्दे छूट गए थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, चुनाव के अलग अलग चरण आते गए, फिर से चुनाव उन्हीं मुद्दों पर चला गया। वोटों का ध्रुवीकरण,
नेताओं की बड़े बड़े सभी धर्म गुरुओं के दरवाजे पर, चौखटों पर जाकर दस्तक देना, उनसे वोट की अपील करवाना, ध्रुवीकरण की तरफ जाने लगा। कितना सही है चुनाव के मौसम में इन सब चीज़ों पर चर्चा करना और चुनाव के लिए इस्तेमाल करना? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास का ही होना चाहिए, और हर जगह पर जो डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो उस कैंडिडेट को चुनेंगे। और महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, यूपीए सरकार हो या डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार हो, जो हमारे, उन्होंने हमेशा यहाँ पर विकास किया है, किसानों के लिए विकास किया है, सब्सिडी दिया है, और हर जगह पर है जो है अच्छे स्कीम्स लागू किए हैं। जैसे मैंने केंद्र सरकार के भी स्कीम्स दोहराए, और जो केंद्र सरकार का काम है या स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हमारे जो मुख्यमंत्री है वो एक ईमानदार सक्षम मुख्यमंत्री है, जिनकी छवि बहुत साफ है, और लोग मुख्यमंत्री जी के भी लीडरशिप में को देखकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पूरी ताकत देंगे, ये मैं जानता हूँ। ये जिस तरह के यानी आपका एक फेस महाराष्ट्र में आप लोगों ने तय कर रखा है कि वो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होंगे, दूसरी तरफ से भी बहुत कुछ तय किया गया है। कहीं उद्धव के चेहरे को इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं राज के चेहरे को, कहीं गडकरी के, कहीं मोदी के। मोदी हालांकि विपक्षी पार्टियों के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में है। और मज़े की बात यह है कि जब सरकार बनाने की बात आ रही है तो अब की बार भाजपा सरकार नहीं, बल्कि अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल उतरे हुए हैं। हम हेगड़े साहब आपके पास आते हैं। इस बीच हमारी कोशिश होगी कि जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, अपने संवाददाताओं के माध्यम से हम वहां का रुख करें और आपको बताएं कि अब तक क्या मतदान की क्या स्थिति है और उन सीटों के समीकरण पर क्या हमारे संवाददाताओं ने किस तरह से नजर रखी हुई है। फिलहाल हमारे साथ अमित चौहान जी हैं, जो सिंधुदुर्ग और कोकण के पट्टे को हमारे लेमन न्यूज़ की तरफ से और चैनल 1 की तरफ से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि क्या स्थिति है वहां पर, चुनाव के कितने वोट अब तक पड़े हैं, क्या परसेंटेज है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है वोट डालने को लेकर? देखिए, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सभी महाराष्ट्र की आंखें जो लगी हुई है वो इस वक्त कोकण पे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से कोकण से महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे जो नीलेश राणे यहाँ से चुनाव लड़े जा रहे हैं, और शिवसेना के जो प्रत्याशी है विनायक राउत, उनके लिए पूरे मातोश्री से पूरे शिवसेना ने उनके पीछे समर्थन किया हुआ है, और एक काफी बड़ी जंग जो है वो इस कोकण में होने जा रही है। जैसे पहले हुआ करता था अमित जी, जैसे पहले हुआ करता था, कोकण शिवसेना की नब्ज कोकण है, शिवसेना को ताकत कोकण से मिलती रही है, लेकिन उस ताकत पर कहीं न कहीं कुठाराघात करने का काम नारायण राणे ने किया था। नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद उस पूरे इलाके में जिस तरह से कांग्रेस ने नारायण राणे के समर्थकों ने अपनी विजय पताका फहराई थी, उससे समीकरण काफी कुछ गड़बड़ हो गए थे। अब बताएं, एक संयोग इसे कहेंगे कि जिन विनायक राउत को वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है, वो विनायक राउत यहीं पर उन्हीं के सामने चुनाव लड़कर कृष्णा हेगड़े जी जीते हैं, और कृष्णा हेगड़े जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। स्थिति शिवसेना की क्या है, क्यों शिवसेना ने अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है वहां पर, ऐसी स्थिति में जबकि बहुत इलाके शिवसेना के लिए आसान हो सकते थे? नारायण राणे उनकी आंख की किरकिरी क्यों बने हुए हैं, थोड़ा सा हमें बताएं अमित जी। बिल्कुल, जैसे ही जब तक नारायण राणे शिवसेना में थे तब तक ये कोकण को शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन जैसे ही राणे ने कांग्रेस का हाथ थामा तब ये शिवसेना का जो गढ़ था वो कांग्रेस का गढ़ हो चुका है। अभी नारायण राणे जैसे शिवसेना से बाहर हुए तो ऐसा कहा जाता है राजनीति में कि शिवसेना को तहस नहस कर दिया वो नारायण राणे ने। इसीलिए कहीं ना कहीं शिवसेना के जो लीडर है उनका कहीं ना कहीं गुस्सा है राणे के ऊपर। जब जब यहाँ पे चुनाव होते हैं तभी सभी शिवसेना के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, वो यहाँ सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में आते हैं और नारायण राणे के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाती है चुनाव के द्वारा। लेकिन हम ये जानकारी दें कि शिवसेना कोकण ये नारायण राणे का जैसा गढ़ है, सभी चुनाव में नारायण राणे ने कहीं ना कहीं पे
शिवसेना, बीजेपी हो या और अन्य दल जो विरोधी दल है वो हो, नारायण राणे ने कहीं ना कहीं सभी को मात दी है। इस वक्त जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और विनायक राउत ये शिवसेना के खुद सर चिटनीस है, और ऐसा कहा जाता है सूत्रों के द्वारा कि शिवसेना ने अभी ये जो सीट है विनायक राउत की उसके लिए काफी अहमियत है, क्योंकि ऐसा कहा गया है शिवसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, क्योंकि उसे दोहरी सफलता मिलेगी अगर वहां पर सीट जीतती है। एक, नारायण राणे के गढ़ को तोड़ा जाएगा क्योंकि उनके सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ साबित ये करना होगा कि कोंकण में आज भी शिवसेना की धाक है। इस लड़ाई में इस बार एनसीपी के नेताओं ने कुछ अलग भूमिका ले रखी है। वहां के स्थानीय नेता नारायण राणे जी के और उनके पुत्र की नीलेश राणे जी की कार्यशैली से नाराज है, या उनसे कुछ व्यक्तिगत भी नाराजगी हो सकती है, जिसे लेकर उन्होंने अलग भूमिका ले रखी है। हालांकि शरद पवार ने खुद वहां पर नीलेश राणे का समर्थन किया है, लेकिन स्थानीय इकाइयां वहां पर काफी कुछ खिलाफ जा रही हैं। उस वजह से क्या माहौल बना हुआ है पर्टिकुलर उस सीट पर? बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र की बात कह रहे तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस दल में आघाड़ी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ ऐसा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऐसा है या कोंकण में ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और कांग्रेस में बनती नहीं जा रही है। यहाँ से राष्ट्रवादी के जो बगावत एमएलए है, विधायक है आमदार दीपक केसरकर, उन्होंने राष्ट्रवादी से बगावत की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि नीलेश राणे को वो समर्थन नहीं करेंगे, ना ही उनका प्रचार करेंगे, ना ही उन्हें चुन के आने देंगे। अच्छा, अभी जी संक्षेप में बताएं कि कितने % अब तक वोटिंग हुई है, क्या कुछ पता चला है? अगर पता चला है तो बताएं। नहीं, अभी तक तो सर जो है वो धीरे धीरे। चलिए ठीक है, ठीक, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे, इस विषय पर जानकारी लेकर रखिए, क्योंकि वोटों का % पिछली बार जब चुनाव हुआ, जब पिछले चरण में चुनाव हुए थे तो काफी % में बढ़ावा देखने को मिला था, यानी लोगों का रुझान, मतदाताओं का रुझान बढ़ा है वोट देने की तरफ। ओवरऑल अब तक 12% जो खबर आई है वो अब तक 12% चुनाव हुआ है। ये शुरुआती दौर को लेकर धीमा कहा जा सकता है, लेकिन इस पर तेजी देखने को मिल सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ हैं, हम अपने अन्य संवाददाताओं से भी संपर्क करेंगे और बताएंगे आज की स्थिति जो चुनाव में 19 सीटों खासकर महाराष्ट्र में हो रहे हैं उस पर हमारी नजर है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना, उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे। आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। आवाज आ रही है? इससे आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। ठीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं हम चुनाव के जिन चरणों में चुनाव होना है उसमें आज महाराष्ट्र के खासकर हम बात कर रहे हैं तो 19 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की सीटें शामिल हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी विधायक हैं, बने हुए हैं। बात हम कर लेते हैं कोंकण की। अब तक की कोंकण की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम महाराष्ट्र के दो क्षेत्र काफी चर्चा में है। एक बारामती, जहां पर अब तक जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अब तक बारामती में चुनाव हुआ और सबसे कम शिरूर में चुनाव हुआ है। मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी है। उम्मीद करते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम बात कर लेते हैं जिस कोंकण की हम बात कर रहे थे वहां की स्थिति क्या रही, इस पर हम थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। कोंकण की रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग की दोनों सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। नारायण राणे के बेटे और वर्तमान सांसद नीलेश राणे के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है, जिसका फायदा कहा यह जा सकता है कि शिवसेना को अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से ये सीट सुर्खियां बटोर रही है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है कोंकण का, जहां पर 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। इनमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मड की सीटें शामिल है। कोंकण की इन दोनों सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जहां रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट पर कांग्रेस की तरफ से नारायण राणे के पुत्र और सिटिंग सांसद नीलेश राणे एक बार फिर मैदान में है, तो उनको टक्कर देने के लिए इस बार उनके सामने है शिवसेना के विनायक राउत। वहीं मड की सीट जो पिछली बार शरद पवार की वजह से चर्चा में थी, इस बार पवार साहब के चुनाव न लड़ने की वजह से विजय सिंह मोहिते पाटिल इस सीट पर एनसीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिन्हें टक्कर दे रहे हैं स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सदाभाऊ खोट। पिछले चुनाव में शरद पवार ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनके ना होने से यहां एनसीपी को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिन